नमस्कार श्रोताओं, हमारे चैनल अंतर्दर्शन में आप सभी का स्वागत है। आज मैं दादाजी के चौपाल से परमेश्वर भाग 3 सुनाने जा रही हूँ। बरखा अपनी माता पिता की एकलौती है। बरखा के घरवाले बहुत चाहकर भी बहू बबीता को एक और बच्चे की माँ बनने पर राजी नहीं करवा सके। पति अशोक तथा सास ससुर जी के लाख कहने पर भी तथा समझाने पर भी बबीता बरखा के लिए एक भाई या बहन के जुगाड़ से अपने आप को पीछे रखने की ठान लेती है। और जैसे जैसे समय बीतता गया, बरखा अपने घर में अकेली रह गई और समय के साथ साथ न ही केवल जिद्दी प्रवृत्ति की हो गई, वही थोड़ा ईर्ष्यालु प्रवृत्ति की भी होने लगी। घर में तरह तरह के चर्चे और वार्तालापों के बीच उसकी माँ की कही बहुत से बातें उसके मन में घर कर बैठ गई। समय के साथ साथ ईर्ष्यालु तथा झगड़ालू प्रवृत्ति की होने लगी और जैसे जैसे बड़ी होती गई, सभी के लाड प्यार में बिगड़ने लगी, जो न केवल उसकी माँ बबीता को परेशानी देती थी बल्कि पूरे परिवार के लिए भी परेशानी का सबब बनती चली जा रही थी। बीच बीच में जब भी कभी आलोक अपनी परिवार सहित अपने घर में घूमने को आते, उनके परिवार तथा बच्चों के साथ भी बरखा झगड़ा फसाद कर लेती, जिसे लेकर दादी अनुपमा देवी तथा घर के और भी लोगों ने बहुत परेशानी झेली है, परंतु विशेष कोई टिप्पणी करने के बजाय चुपचाप रहते हैं, यह सोचकर कि हम लोग थोड़े दिनों के लिए आए हैं, बरखा से क्या उसके माँ से क्या लड़ना, यह तो वकील है, कुछ होने या कहने पर उल्टा कानून की पाठ पढ़ाएंगी। धीरे धीरे माहौल इतना बिगड़ता चला गया कि जब जब बरखा लोगों को दुर्व्यवहार करती तो उल्टा बरखा की माँ बबीता उन लोगों पर टूट पड़ती और अपने वकील होने की धौंस जमाते हुए कहती है, याद रखना, ज्यादा उछल कूद करोगे तो तुम्हें कोर्ट तक घसीट कर ले जाऊंगी। इसी तरह के माहौल के बीच में बरखा की जिद आक्रामक होने लगी, जिस पर अनुपमा देवी मन ही मन दुखी होती है और मौका मिलते ही अपनी पति संग चर्चा करती है, परंतु कोई लाभ नहीं होता, क्योंकि पति स्वरूपानंद जी अपनी पत्नी अनुपमा देवी को चुप रहने की सलाह देते हुए कहते हैं, तुम कुछ मत कहना, जानती नहीं बरखा की माँ किस तरह की झगड़ेलू औरत है, बात बात पर सभी को कोर्ट कचहरी की धमकी देती है। रहने दो, उनकी बच्ची है, कल को अगर कुछ मुसीबतें आएंगी तो उनको ही संभालना पड़ेगा। हम तो और ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 12 वर्ष तक ही रहेंगे, उसके बाद तो सारा कुछ उन्हीं को संभालना होगा। बरखा अपनी समय से अपनी स्कूल की पढ़ाई खत्म करके कॉलेज में चली गई। माँ बबीता की दिली तमन्ना है कि बेटी बड़ा होकर कोई बड़े डॉक्टर बने या तो कोई IAS अधिकारी बने, परंतु बरखा पढ़ाई लिखाई में उतना अव्वल दर्जे की न होने के कारण वह मुश्किल से BA में एडमिशन ले लिया। साल भर किसी भी तरह से कॉलेज में गई कि सभी बच्चे उससे ड्रीम गर्ल कहकर अप्रिशिएट करने लगे, तो मन ही मन उसकी और भी अहंकार बढ़ती चली गई। असल में बरखा और बच्चों से ज़्यादा स्मार्ट दिखती है तथा बातूनी भी है। इस कारण उसकी सहेलियां उसे कोई तो ड्रीम गर्ल कहकर बुलाती है तो कोई उसे कश्मीरी की कली कहकर पुकारती है, जो उसके लिए बहुत ही गर्व का विषय है। ऐसे में बरखा रोज़ अपने कॉलेज की एक्सपीरियंस घर में आकर अपने माता पिता और दादा दादी जी को सुनाती है तो सभी लोग बड़े ही खुश हो जाते हैं। दिन ब दिन बरखा की पहनावा या कपड़े की कमी आने लगी, जो सभी को बेहद पसंद आने पर भी दादी अनुपमा को बहुत खटकती है। ऐसे में यह कभी कभी व्यंग करते हुए अपनी पोती को कहती, बरखा बेटिया, लगता है कि तुम्हारी दर्जी ने तुमसे कपड़े चोरी करके रख लिए हो, अगले बार किसी और दर्जी के पास चले जाना। जवाब में बरखा हंसते हुए कहती है, क्या दादी, आप इतना भी नहीं समझती, आजकल कोई लड़कियां दर्जी के पास जाकर कपड़े थोड़ी ना सिलाती है, हम लोग तो मॉल में जाकर रेडीमेड कपड़े खरीदते हैं, वहाँ पर एक से एक डिज़ाइनर वाले कपड़े मिलते हैं, वहाँ पर अलग से कैबिन होता है।
वहाँ अपने पसंद के कपड़े पहनकर अपने आप को देखो और जजमेंट कर लो कि आपको इस कपड़े में कैसे दिखाई दे रहे हो। अगर पसंद ना आए तो उसे चेंज करके दूसरा ले लो। ऐसे में दादी अनुपमा देवी कहने लगी, क्या वहाँ पर सभी ऐसे फटे पुराने कपड़े मिलते हैं? जवाब में बरखा कहती है, दादी ऐसी फटे हुए पुराने तो आजकल के फैशन हैं और यह औरों से महंगे भी है। तभी दादी जी कहने लगी, अगर पैसा ही देना है तो इतने छोटे छोटे क्यों लेने? पता है आजकल चारों ओर डेंगू की प्रकोप बढ़ता जा रहा है और डेंगू के जो मच्छर है वह घुटने के नीचे नीचे तक ही काटते हैं। अगर घुटनों के नीचे की अंश ढक कर रहोगी तो डेंगू होने की खतरे से बची रहोगी, नहीं तो पता नहीं कब किसे डेंगू हो जाए, कुछ कह नहीं सकते। इतने भी बरखा कहने लगी, क्या दादी आप किस जमाने में हो? यह डेंगू भी भला क्या बला है? हम लोग पिज्ज़ा बर्गर खाते हैं तो मच्छर भी हमें देखकर डर के मारे भाग जाते हैं। डेंगू कैसे होगा पता है? हम लोग मच्छर के काटने से बचने के लिए हाथ पैरों में क्रीम लगा कर रखते हैं। इतने में अनुपमा देवी कहने लगी, यह पिज्ज़ा बर्गर या कोई विशेष खाने की चीज़ है जिसे खाने पर डेंगू के मच्छर नहीं काटते? तब तो हमें भी ऐसी पिज्ज़ा बर्गर खाना चाहिए। ड्रीम गर्ल तथा कश्मीर की कली नाम से बरखा बहुत प्रभावित होती है। उसके मन में लगा कि क्यों ना मैं मॉडलिंग की दुनिया में चली जाऊं। ऐसे विचार से बरखा अपनी पाठ्य विषय को परिवर्तन करने की विचार करती है, परंतु माँ बबीता इस पर इजाज़त जताते हुए कहती है, बेटा तुम कॉलेज में पढ़ाई करो परंतु मॉडलिंग की जगत में जाकर नाम कमाओ, यह हमें पसंद नहीं है। तुम फैशन डिज़ाइन की पढ़ाई करके अच्छा जगह पर पहुँच सकती हो, पर मॉडलिंग की दुनिया में जाकर अपने अंग की नुमाइश करो, यह हमें पसंद नहीं है। माँ बबीता की बात का असर बेटी पर बिल्कुल नहीं हुआ। यह घर से तो ठीक ठाक निकलती है, पर घर से निकलने के पश्चात छोटे छोटे कपड़े पहनकर फैशन शो तथा मॉडलिंग की दुनिया की ओर बढ़ने लगी, जो कि वह अपनी सहेलियों के पास रख कर आती। परंतु बरखा अपने से किए गए इस कृत्य को ज्यादा दिनों तक घरवालों से छुपा नहीं रख सकी, क्योंकि एक रोज़ अखबार में फैशन शो के बहुत सारे फोटो छपती है जिसमें बरखा को बेहद कम कपड़ों में दिखाया गया था। अब यह बात भला कैसे छुप सकती है? बबीता की सहकर्मी में से एक ने उसे अखबार दिखाते हुए कहती है, बबीता मैम आपकी बेटी तो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, यह देखिए आपकी बेटी की फ़ोटो न्यूज़पेपर में छिपी है। अखबार में बरखा की फोटो को देखकर एक तरफ जहाँ बबीता के मन गर्व से गदगद हो गई, वही उसको बहुत खराब लग रहा था कि बहुत छोटे और हल्के कपड़े में बरखा की पूरी तन दिखाई दे रही है, जिसे देखकर अंदर ही अंदर बबीता के मन में गुस्सा आने लगा, परंतु किसी को कुछ नहीं कह सकी। घर में पहुंचने पर यह अपनी बेटी को समझाने की बहुत कोशिश करती है, परंतु समय बहुत आगे निकल गया। दादी अनुपमा देवी बीच में कुछ कहे बगैर चुपचाप रही, परंतु मन ही मन सोचने लगी, ऐसा क्या हुआ कि वह अपनी बेटी पर इतना बिगड़ रही है? आज तक तो कभी ऐसा नहीं देखा है, परंतु आज कैसे अपनी बेटी पर बिगड़ रही है? अनुपमा देवी के पूछने पर यह बड़ा ही नाटकीय ढंग से अपनी सासू माँ को समझाते हुए कहती है, जिस पर कोई भी टिप्पणी करने के बजाय यह चुपचाप रह गए और मन ही मन सोचने लगे, यह तो होना ही था, अब कहने से भला क्या लाभ? जब जब मैं कुछ कहने की कोशिश करती तो मुझ पर बिगड़ती थी, अब तो हाथी के दांत पूरी तरह से बाहर निकल चुका है, अब अंदर थोड़े ही जाएंगी। आगे देखना तुम्हें इस बरखा के वजह से और कैसे कैसे जिल्लत सहने पड़ेंगे। कहते हैं ना, समय रहते संभाल जाओ, आगे बहुत बुरे दिन आने वाले हैं। फैशन डिज़ाइनिंग के कोर्स करते हुए बरखा और पारंपरिक पढ़ाई से हट गई और एक मॉडल बनने की सपना देखने लगी। वैसे ही एक रोज़ फोटोग्राफर चंचल से उसकी मुलाकात हो जाती है।
और मन ही मन बरखा चंचल से प्यार करने लगी। चंचल एक फोटोग्राफर है। पहले पहले उसे बरखा के चंचलता तथा स्मार्टपन अच्छा लगने लगा, परंतु मन से वह बरखा को स्वीकार नहीं कर पाता। बरखा छल कपट की तरीके अपनाते हुए और अपनी प्यार का इजहार करने लगी, जो चंचल को अच्छा तो नहीं लगा, परंतु प्रवाह समय के साथ साथ चंचल भी बरखा से प्यार करने लगा, जैसे कि बरखा चाहती थी। अब बरखा और चंचल की प्यार समय के साथ साथ परवान चढ़ती गई। बरखा चंचल को लेकर बहुत से सुनहरे सपने देखने लगती, परंतु चंचल चाहता है कि बरखा अपनी मॉडलिंग की दुनिया से वापस आ जाए, क्योंकि चंचल के घर वाले ऐसी लड़की से अपनी बेटी की शादी करवाने को कभी राजी नहीं होंगे जो अपने तन की नुमाइश करती है। ऐसे में बात जब आगे बढ़ती चली गई तो एक रोज चंचल कहने लगा, बरखा, हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, यह बात अपनी जगह पर है, परंतु शादी ब्याह अपनी जगह पर है। तुम जैसा कह रही हो वह तभी संभव होगा जब तुम मॉडलिंग की दुनिया से निकलकर एक साधारण सी दुनिया में रहो। हमारी शादी नहीं तो नहीं हो सकती। बरखा अपनी बात मनवाने की हर तरह का प्रयास करते हुए कहती है, ठीक है, तुम कहते हो तो मैं मॉडलिंग छोड़ दूंगी। मैं तुमसे प्यार करती हूँ और मैं अपने प्यार को पाने के लिए तुम्हारी हर शर्त को मानने के लिए तैयार हूँ। बरखा की बातों से चंचल बहुत खुश हो गया, परंतु बबीता के न चाहते हुए भी बेटी बरखा और चंचल की शादी हो जाती है। किसी भी तरह साल भर बीता कि बरखा अपनी बेटी की मां बनती है। ऐसी परिस्थिति में घर का माहौल सभी को खुशनुमा लगने लगा, परंतु दिन ब दिन बरखा की मन में अपनी दिनचर्या के प्रति हीन भावना जागने लगी। वह मन ही मन सोचने लगी, चंचल से प्यार और शादी करने की वजह से मैं अपनी मॉडलिंग की दुनिया से भटक गई हूँ, परंतु मेरा खुद के भी तो कोई अस्तित्व होना चाहिए। मैं क्यों भला हर वक्त हर विषय पर चंचल की तथा उसके घर वालों की बातें मानकर चलूंगी। मेरी अपनी भी तो कोई मर्यादा है, अपनी भी तो कोई अस्तित्व है, स्वाभिमान है, अपनी भी तो कोई स्वतंत्रता है। मैं अपनी सब कुछ विसर्जन देते हुए संसार जीवन के इस कमरे में पड़ी रहूंगी और चंचल स्वतंत्र रूप से बाहर की दुनिया में विचरण करता रहेगा? ऐसा नहीं होगा। मैं भी फिर से मॉडलिंग की दुनिया में जाऊंगी। समाप्त। यहाँ मैं आप सभी से अनुरोध करूंगी कि आप लोग हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और हमारे साथ ऐसे ही अगले भाग के लिए बने रहिए। धन्यवाद।